दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जलकर राख न हुई होती तो आज मानव सभ्यता कहाँ होती। अगर वे लाखों किताबें और पांडुलिपियां बच गई होती तो शायद विज्ञान, गणित, चिकित्सा और खगोल शास्त्र आज सैकड़ों साल आगे होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नालंदा विश्वविद्यालय की, दुनिया का पहला ऐसा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी जो 1500 साल पहले भारत की धरती पर खड़ा था। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, तिब्बत, पूरी एशिया से विद्यार्थी आते थे। लेकिन इतिहास ने ऐसा मोड़ लिया कि यह गौरवशाली विश्वविद्यालय राख का ढेर बन गया। कहा जाता है 9 लाख पांडुलिपियां यानी करोड़ों पन्नों में संकलित ज्ञान आग में जलकर नष्ट हो गया। आज हम इसी रहस्यमयी और दुखदाई अध्याय की कहानी सुनेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का उदय, उसका स्वर्ण काल, उसका पुस्तकालय, उसका विनाश और उसके बाद की सच्चाई। तो आइए समय की सैर पर चलते हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी, गुप्त साम्राज्य का समय, भारत का स्वर्ण युग। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने एक महान शिक्षा पीठ की नींव रखी जिसका नाम रखा गया नालंदा महाविहार। यह सिर्फ एक पाठशाला नहीं थी बल्कि पूरा नगर था, लगभग 90 हेक्टेयर में फैला हुआ। ऊंची ऊंची ईंटों की दीवारें, विशाल प्रवेश द्वार, अंदर 8 बड़े कॉम्प्लेक्स, 11 मंदिर, अनेक छात्रावास और उद्यान। यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। वातावरण पूर्ण अनुशासन और साधना का। विद्यार्थियों को प्रवेश पाना आसान नहीं था। यहाँ का प्रवेश परीक्षा कठोर थी। कहा जाता है जो भी छात्र गेट पर पहुंचता सबसे पहले शिक्षक उससे प्रश्न पूछते। केवल वही विद्यार्थी अंदर प्रवेश पा सकता था जो इन प्रश्नों का उत्तर दे पाता, अन्यथा उसे लौटा दिया जाता। इसीलिए कहा जाता है नालंदा में प्रवेश पाना उतना ही कठिन था जितना आज की आधुनिक विश्वविद्यालयों में स्कॉलरशिप पाना। नालंदा सिर्फ बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं था। यहाँ विषय थे वेद, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, बौद्ध और जैन, खगोल शास्त्र और गणित, आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान, धातु विज्ञान और शल्य चिकित्सा, राजनीति और युद्ध कला भी। यहाँ के शिक्षक विद्वान ही नहीं बल्कि ज्ञान साधक थे। विद्यार्थियों को न केवल शास्त्र बल्कि व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा और वाद विवाद की परंपरा, किसी भी मत या ग्रंथ को आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया जाता था। हर सिद्धांत पर प्रश्न होते, बहस होती और अंत में तर्क से निष्कर्ष निकाला जाता। विद्यार्थी रात देर तक दीपक जलाकर अध्ययन करते थे। गुरु शिष्य परंपरा इतनी सशक्त थी कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविका नहीं बल्कि जीवन को सुधारना था। अब आते हैं उस पुस्तकालय पर जिसकी गिनती दुनिया के सबसे महान पुस्तकालयों में होती थी। इसका नाम था धर्मगंज। यहाँ 3 विशाल इमारतें थीं, रत्नसागर, रत्नरंजक, रत्नोद्धी। कहते हैं कि यह इमारतें 9 मंजिला थीं। कल्पना कीजिए, हर मंजिल किताबों से भरी हुई। यहाँ लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित रखी जाती थीं। ताड़पत्र पर लिखे श्लोक, भोजपत्र पर लिखे ग्रंथ, कपड़े और चमड़े पर अंकित विद्या। कहा जाता है अगर कोई विद्यार्थी अपनी पूरी उम्र भी इन ग्रंथों को पढ़े तो भी वह पूरा संग्रह नहीं पढ़ सकता था। सोचिए, उस दौर में जब यूरोप अंधकार युग से गुजर रहा था, भारत में नालंदा जैसे स्थान पर इतना विशाल पुस्तकालय था जहां दुनिया का हर विषय सिखाया जाता था। हर साम्राज्य और हर संस्था का एक स्वर्ण काल होता है और फिर धीरे धीरे उसका पतन शुरू होता है। नालंदा भी इससे अछूता नहीं रहा। गुप्त साम्राज्य के बाद नालंदा को हर्षवर्धन और पाल वंश के राजाओं ने संरक्षण दिया। लेकिन जब पाल साम्राज्य का पतन हुआ तब बिहार और बंगाल छोटे छोटे राजाओं में बंट गया। राजनैतिक अस्थिरता बढ़ी और नालंदा को मिलने वाली सहायता कम होने लगी। बौद्ध धर्म भी भारत में धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। बहुत से लोग फिर से वैदिक परंपराओं की ओर लौटने लगे। धार्मिक संघर्ष और मतभेद भी बढ़े। विदेशी आक्रमणों ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया। पंजाब और गंगा के मैदान में पहले से ही तुर्क आक्रमण हो चुके थे।
अब उनकी नजर बिहार और बंगाल पर थी। नालंदा का चमकता हुआ सितारा धुंधला पड़ चुका था, लेकिन इसकी आत्मा अभी जीवित थी। विद्यार्थी अभी भी आ रहे थे, शिक्षण अभी भी चल रहा था, लेकिन अंत करीब था। 1193 ईस्वी का समय। तुर्क सेनापति मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार में घुस चुका था। उसका उद्देश्य केवल धन या भूमि जीतना नहीं था, वह डर और दहशत फैलाना चाहता था। उसकी रणनीति थी, जहां भी ज्ञान और संस्कृति दिखे उसे मिटा दो। इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने अपनी किताब तबकात ए नासिरी में इस घटना का वर्णन किया है। वह लिखता है कि बख्तियार ने किला ए बिहार पर हमला किया, जहां असंख्य किताबें थीं। उसने उन्हें जलाकर नष्ट कर दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह किला ए बिहार वास्तव में नालंदा विश्वविद्यालय ही था। कुछ कहते हैं यह उदंतपुरी या विक्रमशिला महाविहार भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय है, बख्तियार खिलजी ने बौद्ध विहारों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। आक्रमणकारियों ने नालंदा के विहारों को चारों तरफ से घेर लिया। हजारों भिक्षुओं का संहार किया गया और फिर उस पुस्तकालय में आग लगा दी गई, जिसे सदियों से ज्ञान का सागर कहा जाता था। कहा जाता है कि नालंदा के पुस्तकालय में 9 लाख पांडुलिपियां थीं। इतनी पांडुलिपियां जिनमें गणित से लेकर चिकित्सा, खगोल से लेकर दर्शन सब कुछ लिखा था। जब आग लगाई गई तो वे पांडुलिपियां महीनों तक जलती रहीं। स्याही और ताड़पत्र की वजह से आग बार बार भड़क उठती थी। कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा, आसमान में धुएं का गुब्बार और दूर दूर तक आग की लपटें। गांव वाले कहते थे, ऐसा लगता है जैसे आकाश रो रहा हो। विद्वानों के अनुसार अगर वे किताबें बच गई होती तो शायद आज की आधुनिक दुनिया कई 100 साल आगे होती, क्योंकि उनमें वह ज्ञान था जो यूरोप को पुनर्जागरण से भी पहले मिल सकता था। लेकिन अफसोस, वह सब आग की लपटों में समा गया। सदियों की साधना, सदियों का ज्ञान एक ही रात में राख में बदल गया। दोस्तों सोचिए, किताबें केवल पन्ने नहीं होती, वे पीढ़ियों की मेहनत, उनका अनुभव, उनकी बुद्धि होती हैं। जब नालंदा जला तो केवल इमारत नहीं जली थी, हमारी पूरी सभ्यता का एक हिस्सा जलकर राख हो गया था। दोस्तों, इतिहास में अक्सर हमें 2 पहलू मिलते हैं, एक जो कहानी कहती है और एक जो प्रमाण बताते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का जलना भी ऐसा ही है। कहा जाता है कि यहाँ 9 लाख पांडुलिपियां थीं, लेकिन क्या यह सचमुच संभव था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह संख्या अतिशयोक्ति हो सकती है। मिन्हाज ए सिराज के ग्रंथ तबकात ए नासिरी में लिखा है कि बिहार का किला जलाया गया, लेकिन उसने सीधे नालंदा का नाम नहीं लिया। तिब्बती यात्रियों जैसे धर्मस्वामी ने लिखा कि नालंदा अभी भी आंशिक रूप से जीवित था। इसलिए कई विद्वान कहते हैं कि आक्रमण हुआ, पुस्तकालय जला, पर यह पूर्ण विनाश नहीं था। कुछ ग्रंथ और ज्ञान सुरक्षित रहे और संख्या 9 लाख केवल बाद में जोड़ दी गई लोक कथाओं में। लेकिन खुदाई और पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि आग लगी थी और बहुत बड़ा ज्ञान नष्ट हुआ। अर्थात नालंदा का पतन और पुस्तकालय का विनाश ऐतिहासिक तथ्य हैं, पर विवरण में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। आज नालंदा विश्वविद्यालय का पुराना परिसर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खुदाई में कई इमारतों, छात्रावासों और मंदिरों के अवशेष मिले। आग के निशान, राख की परत और टूटे हुए मूर्तियां यहां देखी जा सकती हैं। 2014 में बिहार के राजगीर में नया नालंदा विश्वविद्यालय खोला गया। यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। यहाँ 100 से अधिक देशों से विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। विज्ञान, मानविकी, दर्शन, राजनीति, प्रबंधन सब विषय पढ़ाए जाते हैं। इस तरह नालंदा की आत्मा आज भी जीवित है। भले ही मूल पुस्तकालय जल गया, लेकिन ज्ञान का प्रयास जारी है और यही नालंदा की सबसे बड़ी विरासत है। ज्ञान की रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इतिहास से सीखें कि अज्ञान और हिंसा कितनी क्षति पहुंचा सकते हैं। विद्यार्थियों, शिक्षक और विद्वानों का योगदान सदियों तक अमूल्य होता है। नालंदा विश्वविद्यालय हमें यह संदेश देता है, ज्ञान न केवल पढ़ने के लिए है, बल्कि जीवन को बदलने के लिए है। इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम अपने ज्ञान और इतिहास की कद्र करेंगे
तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी समृद्ध और उज्जवल होंगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी नालंदा विश्वविद्यालय की। इसका स्वर्ण काल, उसका ज्ञान भंडार, उसका विनाश और उसका पुनर्जन्म। हमने जाना कि इतिहास में सच और मिथक का मेल हमेशा होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि ज्ञान की मशाल बुझती नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और सीखें कि हमारी सभ्यता का संरक्षण और शिक्षा की महत्ता कितनी बड़ी है।